हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड में हम आपको एक नई शख्सियत, एक नए खिलाड़ी से मिलवाते रहेंगे। आज का डिस्कशन है दोस्तों एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के पिछले एपिसोड में हमने आपको अक्षदीप सिंह, जो कि एमएमए के मैनेजर हैं, उनसे मिलवाया था। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 21 वर्षीय एमएमए फाइटर पृथ्वी तोमर। पृथ्वी, शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। ये 21 वर्षीय एमएमए फाइटर यूपी से बिलोंग करते हैं और ये पिछले 3 वर्ष से एमएमए के स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनका बैकग्राउंड मुए थाई के अंदर है और ये काफ़ी सारे इवेंट्स जीत चुके हैं। ये ऑल इंडिया एमएमए के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। ये दिल्ली स्टेट के लिए सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं और एक बहुत ही प्रचलित इवेंट है डेविल्स ऑक्टागन, उसके अंदर ये 2 बार फाइनल जीत चुके हैं। इतने कम समय में ये काफ़ी सक्सेस पा चुके हैं और आज इनसे डिस्कस करके हमें काफ़ी कुछ और पता चलेगा एक खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से। तो पृथ्वी, सबसे पहले मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछता हूँ कि आपकी जीवन में इस खेल को लेके इंस्पिरेशन क्या है और कैसे आपकी शुरुआत हुई मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर? सर, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही। स्कूल में गए, पढ़ाई करी, पर वो ये थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ के लिए पढ़ाई करी, ज़्यादा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ ही था। तो WWE हुआ, उसमें हम देखते थे। कबड्डी हुआ, शुरुआत मेरी स्पोर्ट्स की कबड्डी से ही हुई है। वैसे सारे स्पोर्ट्स खेले पर कबड्डी से मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव हुआ हूँ। फिर उसके बाद WWE देखने लगे, तब उसमें थोड़ा फेवरेट फाइटर्स वगैरह सब आ गए, रेसलिंग वगैरह, उनके बारे में पता लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा और इसके बारे में अपना ध्यान लगाया तो पता लगा मुझे एमएमए के बारे में, और मुए थाई से शुरुआत हुई थी। फिर मैंने एमएमए स्विच करा। वहीं से मेरी इंस्पिरेशन मिली है। बड़े बड़े फाइटरों को देखना, उनकी स्किल पकड़ना, उनकी वीडियोस देखते रहना पूरा। बाकी इस पे फिर मेरा ज़्यादा फोकस हो गया था कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। एमएमए मुझे ज़्यादा पसंद आया था। जी जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत बताई इन्होंने। ये स्पोर्ट्स से भी इंस्पायर्ड है और WWE का इन्होंने नाम लिया। बहुत बच्चे WWE देखते हैं और आज की डेट में बच्चों को मौका मिल रहा है इस तरह के स्पोर्ट्स को इंडिया में पार्टिसिपेट करने का, जो हम पहले से टीवी में देखते हैं। पृथ्वी, हमें ये बताइए कि जो भी स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, जैसे हम एमएमए की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हर स्पोर्ट्स के अंदर हमको एक फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ जी सर। तो आप किस कोच या किस एकेडमी के पास गए जहाँ पे आपने फॉर्मली इसको सीखने की कोशिश करी? क्या जर्नी है वो? सर, जैसा मैंने बताया, मेरी शुरुआत कॉम्बैट में मुए थाई से हुई है। तो मुए थाई के लिए मेरे फादर एक योगा टीचर है, तो मैं उनके पास, वो थाईलैंड में योगा सिखाते, तो मैं थाईलैंड गया हुआ था घूमने। तो कुछ वो नहीं था कि मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स करूँगा। तो मेरे पापा भी थोड़े, उनको मार्शल आर्ट्स पसंद है, वो भी ऐसे ही है। तो उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट दिलाया मुए थाई में, उसके बारे में बताया। और थाईलैंड में, जैसा आप जानते हैं, मुए थाई इज़ द फेमस स्पोर्ट देयर। तो वहाँ तो आप जाओगे, गली गली में मुए थाई के जिम्स है, मुए थाई प्लेयर्स है, मुए थाई बड़े बड़े फाइटर्स है। तो मैंने वहीं पे जाके अपना ट्रेनिंग शुरू करी। वहाँ पे मेरे कोचेस थे जिन्होंने मेरे पे ध्यान दिया और बताया मेरे को, और सारे बेसिक्स सिखाया। तो वहीं पे कोचेस बने मेरे सबसे पहले। तो फिर उसके बाद इंडिया में आया तो मैंने, हमारा नॉकआउट फाइट क्लब है दिल्ली कालका जी में, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी और उसके बारे में फिर और सीखता गया। फिर मैं एमएमए स्विच हो गया। तो एमएमए इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट। जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत बताई इन्होंने। थाईलैंड जो मुए थाई का गढ़ है माना जाता है, वहाँ से इन्होंने उस गढ़ में जाके वो विद्या प्राप्त करी और उसके बाद अब ये दिल्ली के अंदर एमएमए सीख रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं। आप पृथ्वी, मुझे अब ये भी बताइए कि जैसे मुए थाई एक डेंजरस स्पोर्ट्स भी है, एक तरह से कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जाने के लिए आपके अपने फादर की बात करिए, उसके अलावा भी आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने इसको सपोर्ट किया या उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बहुत डेंजरस है, ये सब नहीं करना चाहिए? सर, मदर को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, उनको ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था। पर अभी जब उनको पता लग चुका है इसके बारे में, अभी तो वो थोड़ा डरती है इस चीज़ से। बाकी शुरू में तो बोलती थी ठीक है, जा बेटा कर ले, सही रहेगी, तेरी फिटनेस अच्छी होएगी, और तेरे पापा तेरे साथ है, वो ध्यान देते तेरे पे, तो सीख ले। जब वो तुझे भेजते सीखने के लिए
तो बस गया, और फ्रेंड्स तो बोलते थे भाई फाइटर बन गया, बॉक्सर बन गया, ये हो गया वो हो गया। वो डरते थे सब में से मार मत हमें, क्योंकि वो लोग जानते थे स्पोर्ट्स के बारे में। वो लोग, उनको पता था कैसा स्पोर्ट्स है मुए थाई, क्या कर सकता है बंदा अगर मुए थाई सीख ले। तो यही रिएक्शन थे सबके सर। जी, तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। आपके मदर का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी, आप हमको ये बताइए कि एमएमए जैसा एक नया स्पोर्ट्स है और मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें एक तो आपका बैकग्राउंड भी आपने बताया मुए थाई का, उसके अलावा ट्रेनिंग भी है इसकी काफ़ी स्पेसिफिक। तो इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या इक्विपमेंट हो गया या फाइनेंशियल हो गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे दर्शक थोड़ा जान पाए। सर ट्रेनिंग इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक अलग ही दुनिया है और मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें मतलब आप सारे जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, सबको आप मिक्स करके एक एमएमए बना हुआ है। इसमें आपको रेसलिंग, बॉक्सिंग, बीजेजे, ब्राजीलियन जिजित्सु, मुए थाई, आपको सारे गेम सीखने पड़ते हैं। तो इसमें चैलेंजेस यही आते हैं, बंदा अगर कोई इसको ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो एक दिन में सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। तो हमें अलग अलग जिम्स में जाके, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर एमएमए जिम है तो आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, अच्छा कोचेज है तो अगर वो आपको सारी चीज़ें सिखा रहा है तो ठीक है। वरना आपको अलग अलग जगह जाके, जैसे बॉक्सिंग के लिए किसी बॉक्सिंग एकेडमी में जाना पड़ेगा, जिजित्सु के लिए किसी जिजित्सु कोच को आपको ढूंढना पड़ेगा जो अच्छा ग्राउंड गेम जानता है, मुए थाई के लिए नीज, एल्बो, स्ट्राइकिंग के लिए कहीं आपको अलग जाके सीखना पड़ेगा। तो यही दिक्कतें आई है और अभी भी हमारे इंडिया में इस चीज़ की कमी है कि अच्छे एमएमए जिम्स नहीं है। तो अलग अलग जाके रेसलिंग की ट्रेनिंग, मुए थाई, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग करनी पड़ती हैं। और फाइनेंशियल तो आपको पता ही है, स्पोर्ट्स पर्सन, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे इंडिया में, क्योंकि स्पोर्ट्स में अभी भी बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है जी। इंडिया गवर्नमेंट के और किसी भी मतलब ध्यान नहीं देते हैं। इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर अगर वो देखे एक लाइन पे अपने बच्चों को फोर्स करे जाने के लिए जहाँ उनका बच्चों का मन भी लगता है तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि उनको पता नहीं है इसके आउटकम क्या है, क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। उनको बस या तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर एक अच्छी नौकरी हो जिसमें अच्छी सैलरी हो। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्योंकि इसमें अलग अलग मार्शल आर्ट्स का रोल है तो आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके साथ एक खर्चा भी है और अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर आपको एक्सप्लोर भी करना है। हाँ जी सर। तो ये कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस है और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है जिसको बोला जा सकता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इस चीज़ को सीखने में। आप ये नहीं है कि आप बॉक्सर है और आप जाके एमएमए फाइट लड़ सकते हैं, नहीं। कोई बंदा इजीली आपको ग्राउंड में गिरा देगा और आपको मार देगा, हरा सकता है इजीली। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, सारी नहीं, बहुत बड़ा एक अलग ही दुनिया है जिसमें जाके आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बोलते हैं। हाँ जी सर। जी, तो पृथ्वी आप ये भी बताइए कि आप तो देखिए आप 21 वर्ष की उम्र में आपने काफ़ी सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, आप चैंपियन बन चुके हैं 4-5 बार, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ इतनी जल्दी उन्हें सक्सेस मिले अगर वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए कि सक्सेस तो देखिए किसी भी स्पोर्ट्स में छोटे मोमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स का तो मतलब ये है कि हम ज़्यादातर उसमें फेल हो रहे हैं और सीख रहे हैं। आप मुझे कुछ अपने फेलियर्स के मोमेंट्स बताइए कि किस तरह के फेलियर्स आपने देखे और उनसे उभरने के लिए आपने क्या किया। सर फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो मतलब आप ट्राई नहीं कर रहे हो, और अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो कहीं। और फेल होना तो अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो स्पोर्ट्स पर्सन आसानी से जानते हैं कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आपके लिए कुछ अच्छा ही, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। पर इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करी है और मतलब फेल ट्रेनिंग में इंजरीज हुई, उसमें रिकवरी नहीं हो पा रही है, फिर से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और फेल कभी फाइट भी हार जाते हैं। जैसे मैं एक अपनी फाइट हार गया था दिल्ली स्टेट फाइनल में, एक रेसलर के साथ मेरी टक्कर हो गई थी और रेसलर अच्छा था। तो रेसलिंग मेरा वीक पार्ट है तो मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा फोकस करा। तो यही है कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा रेसलिंग पे, फिर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया तो अब थोड़ी रेसलिंग भी अच्छी हो गई है। तो कोई रेसलर आएगा तो मैं उसका सामना अच्छे से कर सकता हूँ। तो यही मेरा सक्सेस है जो मैं अपने फेलियर से सीखा हूँ।
तो फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, और फेल होना भी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पास एक एटीट्यूड रहता है और एक आप इतना ऊपर उड़ने लगते हो, बोलते हैं ना हवा में उड़ रहा है जी। तो वही है कि बहुत नीचे जब गिर जाते हो तब आपकी समझ में आता है कि हाँ नहीं भाई, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो फेलियर से हमें सीखना चाहिए और कभी फेलियर को डिसअपॉइंटमेंट की तरीके से नहीं लेना चाहिए, वो आपको और अच्छा बना सकता है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें। जी, तो देखिए कितना अच्छा जवाब दिया पृथ्वी ने। इन्होंने बोला कि फेलियर बहुत ज़रूरी है, वरना सक्सेस हमारे कई बार सर पे चढ़ के बोलने लगती है। और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट है तो उसमें इंजरी भी होगी, आपको सामने कई बार एक ऐसा रेसलर या किसी अलग मार्शल आर्ट्स का प्लेयर मिल सकता है जो आपकी वीकनेस है। उन्होंने उससे सीखा और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई। पृथ्वी, ये शो को बहुत सारे यंगस्टर्स देखते हैं 12, 14, 15 साल की उम्र से, वो भी मैं मानता हूँ आपकी तरह एक चैंपियन MMA फाइटर बनना चाहेंगे। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यंगस्टर्स को आप क्या बताएंगे कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस वो करें या किन चीज़ों से वो दूर रहें। कुछ गलतियां जो यंगस्टर शॉर्टकट ढूंढने के लिए करते हैं, कौन सी वो चीज़ें जिनको वो ना अपनाएं? सर, आजकल स्पोर्ट्स ग्रो हो रहा है हमारे इंडिया में, बहुत स्पीड से चल रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया इज MMA। सो बहुत सारे यंगस्टर्स है वो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जवान होते हैं तो थोड़ी ताकत रहती है शरीर में, और लड़ाई कॉलेजेस में इधर स्कूल्स में होती रहती है, पर एज अ प्रोफेशनल लड़ाई करना वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर कोई यंगस्टर इसकी शुरुआत करना चाहता है तो वो किसी भी MMA जिम को ज्वाइन कर सकता है अगर उसके आसपास है, वो सीखना चाहता है। अगर MMA जिम नहीं है तो किसी भी बॉक्सिंग एकेडमी या रेसलिंग एकेडमी से इसकी शुरुआत कर सकता है। रेसलिंग और बॉक्सिंग एक बहुत ही अच्छा बेस है MMA के लिए, क्योंकि हमारी फाइट ही स्टार्ट होती है जब हम खड़े रहते हैं। तो बॉक्सिंग इज़ द बेस्ट स्टैंडिंग स्ट्राइकिंग गेम। एंड अगर आप रेसलिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्ट बंदे को जाके, कोई सामने वाला भी है तो उस पर टेक डाउन लेके उसको कंट्रोल कर सकते हो ग्राउंड पे। और गलतियाँ ये है कि यंगस्टर जो आजकल कर रहे हैं कि वो मतलब अपने बेसिक्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। उनको डायरेक्ट फाइट करनी है, लड़ना है, उनको ऊपर लेवल पे जाना है, मतलब फेम चाहिए उनको ज़्यादा। वो अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, फेम चाहिए। इसलिए आजकल वो कॉनर मैकग्रेगर जो हमारे UFC के बहुत फेमस फाइटर हैं, उनकी लाइफ स्टोरी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इतना वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द स्पोर्ट्स, वो इतनी स्पीड से कैसे बना, ये वो इस गेम की वजह से बना है। पर ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी उसने मेहनत करी है। तो उससे मतलब आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी तरह ही। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो शॉर्टकट तो कुछ है ही नहीं सर। अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं, और आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस और हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा, तभी आप जाके स्पोर्ट्स में कुछ अचीव कर सकते हैं। और शुरुआत तो आप करेंगे जब भी आप कुछ इसके बारे में आगे सीख पाएंगे। जी, तो देखिए मैं समराइज करता हूँ। पृथ्वी ने 2-3 बड़े अच्छे टेक्निकल पॉइंट बताए हैं। एक तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है तो बॉक्सिंग और रेसलिंग को आप एक बेस बना सकते हैं। सेकेंडली इन्होंने ये भी बोला है कि जो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं और प्रोफेशनल फाइटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोफेशनल फाइटिंग एक स्पोर्ट्स है और एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। तो बच्चे ये देख के कि कोई किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है, उसको देख के इसमें ना आए, अपना पैशन देख के आए और लॉन्ग टर्म ही इसमें काम करिए। क्योंकि हर स्पोर्ट्स की तरह जो स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल्स हैं, आपको फेलियर्स होंगे, एक लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है, वो इसमें वैलिड है। हाँ जी सर। पृथ्वी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर किसी यंगस्टर को या कोई पेरेंट दिख रहा है तो किस तरह का टैलेंट चाहिए बच्चे को? अगर बचपन में आप जैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह का टैलेंट चाहिए इस स्पोर्ट्स में जाने के लिए? सबसे पहले आप ये बताइए। सब सोचते हैं ये स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा वायलेंस का स्पोर्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें अपनी बॉडी को एक अच्छा कंडीशनिंग देनी पड़ेगी। आप स्ट्रॉन्ग हो फिजिकली, अच्छी बात है, आप मेंटली भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं। बाकी ये आराम से आप धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं किसी बच्चे में या फिर किसी यंगस्टर्स में। आप देख के नहीं पहचान सकते कि हाँ यार ये बच्चा इसमें जा सकता है। उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे इसमें जा सकता है। अगर कोई अच्छा बॉक्सर है तो हम उसको एक अच्छे MMA फाइटर में डेवलप कर सकते हैं, उसको बहुत सारी रेसलिंग, जिजित्सु, ये सारी चीज़ें सिखा के।
पर बचपन में तो कोई बच्चा अगर बहुत लड़ाकू है और लड़ाई में ज़्यादा उसका ध्यान है तो यही है कि कहीं बोलते हैं इसको तो हम फाइटर बना देंगे, ये कर देंगे, नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इसमें आप एग्रेसिवनेस नहीं दिखा पाओगे। आप जाओगे तो आप नॉकआउट भी हो सकते हो, कुछ सेकंड्स में आप नीचे गिर सकते हो अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हो और आप अपने डिफेंस पे काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब बंदे एग्रेसिव हो जाते हैं वो अपना डिफेंस भूल जाते हैं ज़्यादा बंदे। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। आपको मेंटली भी अवेलेबल रहना पड़ता है रिंग में, केज में, जहाँ भी आपकी फाइट हो रही है। तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा। देख के नहीं बता सकते हो आप कौन क्या कर सकते हैं। जी, आई एम श्योर बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने और बहुत सारे यंगस्टर इससे बहुत अच्छी सीख लेंगे। पृथ्वी, अब मैं आपसे लास्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आप मुझे बताइए कि इंडिया अगले 5 साल में आपको क्या लगता है इंडिया किस तरह ग्रो करेगा एमएमए के अंदर, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले 5 साल बाद? सर 5 साल का गोल बहुत ही क्लियर है मेरा। बड़े से बड़े हमें ग्लोबली स्टेज पे जाके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी अच्छे स्टेज पे आप मेरे को देखोगे आने वाले 5 साल में। 5 साल बहुत लंबा टाइम है, उससे पहले हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी जितना होना था, एमेचर फाइट्स होनी थी, ट्रेनिंग करनी थी, जितना भी मतलब बेसिक्स चीज़ें सीखनी थी वो सब सीख चुके हैं। अभी थोड़ा प्रोफेशनली और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं अपने आप को और प्रोफेशनली फाइटिंग शुरू करेंगे। बड़े स्टेज पे कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और इंडिया में देखा जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट एमएमए है। अभी टाइगर श्रॉफ उन्होंने अपना एक इवेंट निकाला है, एमएफ एनमेटिक्स फाइट नाइट। उसमें हमारे इंडियन फाइटर्स को काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी वो लोग दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे पैसे वो लोग दे रहे हैं। तो वहाँ भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम जा सकते हैं। मतलब जो इंडिया के फाइटर्स हैं वो लोग वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमएफएन में। और दूसरी बात, अगर आप इंडिया में देखें क्या होने वाला है अगले 5 साल में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये स्पोर्ट्स अच्छा स्पीड से हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है और देखते हैं इसके कुछ अच्छे आउटकम होंगे। जी, तो चलिए पृथ्वी, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं और उम्मीद करते हैं आप देश का नाम रोशन करेंगे और एमएमए में बहुत बड़े स्तर के आप खिलाड़ी बनेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी तोमर, एक चैंपियन एमएमए फाइटर। आज इन्होंने हमें बहुत सारे एमएमए के बेसिक्स बताए। आई एम श्योर इससे बहुत सारे यंगस्टर्स के छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और उन्हें थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा कि एमएमए स्पोर्ट्स जो बहुत ही तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपको नए नए खिलाड़ी, नए नए शख्सियत से मिलवाता रहूँगा जो हमें कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के बारे में सीख ज़रूर देंगे। देखते रहिए रेडियो द्वारका, द्वारका स्पोर्ट्स। मैं हूँ आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।